हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो कैसे हैं आप सब लोग। आपके फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम हैं वो एकदम करीब आ चुके हैं। देखें तो लगभग अपने 30 से 35 दिन अभी बाकी रह गए हैं, है ना। तो अब अपन को देखना है कि जो अपनी प्लेलिस्ट है वो तो चल ही रही है, अपनी पदार्थ विज्ञान की, चरक संहिता की, इन सब की चल रही है। तो आपकी पढ़ाई, आई होप अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हो तो आपकी पढ़ाई तो बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि हमने हमारी जो प्लेलिस्ट है पदार्थ विज्ञान की, चरक संहिता की, एनाटॉमी की, जो अपनी क्रिया शारीर है उसकी, इतिहास की, आपको हर चीज़ के बहुत सिंपलेस्ट एंड स्वीटेस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। आपको लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रखे हैं कि आपके कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एकदम सिंपलेस्ट आपके नोट्स हैं जो एकदम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हैं। तो आपका कोई चांस ही नहीं बनता कि आपके कहीं से क्वेश्चंस गलत हों। ठीक है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को देखते रहिए, जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है आप उन स्टेप्स को फॉलो करते रहिए। आपकी अच्छी परसेंटेज बनने का पूरा पूरा चांस है। ठीक है, तो आज अपन जिस बारे में बात करेंगे वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में अपन आज बात नहीं करेंगे। अपन बात करेंगे कि अपन को एग्ज़ाम देने जाना है। अपन ने पूरी रात भर भर के, पूरे महीने भर अपन ने पढ़ तो लिया है, बट अब अपन उस पढ़ाई को एक पेपर, एक आंसर शीट मिलेगी। उस आंसर शीट में मिलेंगे कुल आपके 32 पन्नों की वो आंसर शीट होगी। तो उसमें अपन ने इतना सारा पढ़ा है, पूरी साल अपन ने मेहनत करी है, पूरे दिन रात अपन ने लग के अपनी प्रिपरेशन की है, तो सिर्फ एक वो सिंगल शीट अपना डिसाइड करेगी कि अपनी परसेंटेज क्या बनने वाली है। तो अपन को क्या करना है वो अपन को पता होना चाहिए कि कैसे अपन को प्रेजेंट करना है। बच्चे होते हैं वो खूब पढ़ लेते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लास्ट में जाके वो एक शीट पेपर है उसमें अपनी ना तो वो लिख पाते हैं, ना ही जो उनको लिखना है चाहिए, जो उनको याद है वो उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट ही नहीं कर पाते हैं। एंड ऑफ द डे जब उनका रिजल्ट आता है तो वो क्या सोचते हैं कि यार मैंने पढ़ा तो बहुत सारा था, मैंने लिखा भी बहुत सारा था, बट मेरे मार्क्स क्यों नहीं बने, मेरी परसेंटेज तो कम रह गई है। अरे भाई, तुम्हारी परसेंटेज कम रह गई, तुम्हारे पास दिमाग तो था, तुमने याद भी किया था, पर तुमने उसको प्रेजेंट कैसे किया है ये तो देखो तुम। ठीक है, तो आज अपन इसी बारे में बात करेंगे कि जो अपनी शीट है उसमें आप प्रेजेंट कैसे करोगे। ठीक है, तो देखो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि जब मैं फर्स्ट ईयर में थी मेरी हैंडराइटिंग मतलब नॉर्मल थी, ना बहुत ज़्यादा अच्छी थी ना बहुत ज़्यादा गंदी थी। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो होती है अपनी हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग मैटर करती है, आपको जितना आता है आप उसको एक अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो। ये ज़रूरी नहीं कि आप उसको एकदम सजा सजा के लिख रहे हो। अब मैं बताती हूँ कि जब मैं थी, मैं अपनी आंसर शीट लिख के आई थी, मैं अपना प्रेजेंटेशन अच्छा करके आई थी और मैं टॉप 3 में थी। मैं जब अपने फर्स्ट ईयर के मैंने एग्ज़ाम दिए थे मैं टॉप 3 में थी। हमारी क्लास में ऐसे बहुत से बच्चे थे जिनकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी थी और वो पढ़ते भी बहुत अच्छा थे, पर क्या फ़र्क पड़ा, उनके 1-2% ज़्यादा बन गए, 1-2% कम बन गए। पर मेरी राइटिंग नॉर्मल थी, ना ज़्यादा अच्छी ना नॉर्मल अच्छी, और मैं भी अपने टॉप 3 में थी अपने कॉलेज में। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि आप भी कैसे अपने हाईएस्ट स्कोर कर सकते हो, कैसे अपने जो मार्क्स हैं उनको इंक्रीज़ कर सकते हो। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये टिप्स बता रही हूँ जो आपको देखनी है। तो देखो सबसे पहले अपना मैटर करता है वो अपनी प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अपन को, आपको जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन है वो आपको आता है, आप ठीक है, एक बच्चा होता है उसको ग्रंथ की तरह लिखे जा रहा है, एकदम लाइन वाइज लिखे जा रहा है, उसको मतलब नहीं है कि क्या एग्जामिनर को समझ आएगा क्या क्वेश्चन में पूछा है, बस वो अपने जैसे उसको क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन दिखा कि हाँ ये तो चिकित्सा के चतुष्पाद है और वो लिखना शुरू हो गया, ग्रंथ की तरह लिखे जा रहा है, ना लाइन छोड़ रहा है ना ही कुछ और। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे से करनी है। ठीक है, आप उसको अच्छे से प्रेजेंट, मान लो एक बच्चे को कम आ रहा है, एक बच्चे को बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो जिसको बहुत ज़्यादा आ रहा है उसको प्रेजेंट करना नहीं आ रहा, और कुछ बच्चे होते हैं जिनको कम आता है, लिमिटेड आता है उनको, और वो उसी को लिख के अच्छे से प्रेजेंट करते हैं और उसी से उनके मार्क्स उस बच्चे से ज़्यादा आ जाते हैं। तो आपको ये प्रेजेंटेशन आनी चाहिए, आप उसको अच्छे से लिखिए। देखो एक तो होता है कि आप उसको लाइन वाइज लिखे जा रहे हो, आप उसको पॉइंटों में लिखिए। सबसे पहली बात तो जैसे कि एक क्वेश्चन है उसको आप एक पॉइंट में लिखो, फिर नेक्स्ट पॉइंट में, अब उसको ऐसे नहीं कंटिन्यूस लिखे जा रहे हो, ये आप गलती मत करो, उसको आप अच्छे से प्रेजेंट करो। ठीक है, फिर आपकी हैंडराइटिंग चाहे अच्छी हो चाहे गंदी हो, आप गंदी हैंडराइटिंग में भी, ये गंदी का ये मतलब नहीं कि आपकी बहुत ही गंदी है, आप थोड़ी अच्छी हैंडराइटिंग रखो और उसको आप बेस्ट देने की कोशिश करो। ठीक है, तो आप अपना प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करेगा, आप उसको पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिए, उसमें आप फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम बनाइए, ऐसे आप गलती मत करना कि आप उसको कंटिन्यूस लिखे जा रहे हो। ठीक है, जो अपना फर्स्ट पॉइंट था वो तो ये हो गया। फिर अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि हाँ
आप बिल्कुल ये गलती भी मत करना कि आप सोच के जाओगे कि अपन जैसे अपने अपने यहाँ पे कॉलेज में असेसमेंट होते हैं, इंटरनल असेसमेंट, उनमें अपन को एक्स्ट्रा शीट दे दी जाती है, बट वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। देखो हमने आपको बताया कि जो 32 पेज है, अपनी 32 पेजेस की एक आंसर शीट आएगी, वो ही आपकी आंसर शीट होगी। उसके अलावा आपको कोई भी दूसरी आंसर शीट नहीं दी जाएगी, आपको एक ही आंसर शीट मिलेगी। इसलिए आप हर क्वेश्चन को शॉर्ट कंसाइज फॉर्म में लिखिए। पूरा मैटर लिखना है बट कंसाइज फॉर्म में लिखना है, क्योंकि आपको वहाँ पे आंसर शीट नहीं दी जाएगी। एक शीट है 32 पेजेस लिमिटेड, तो आपको एकदम से भर के नहीं आना है। हर एक क्वेश्चन की आपको हम बताएंगे आगे कि आपको एक लिमिट सेट करनी है कि हाँ MCQ है तो मुझे इतने ही करने हैं, इतने पेजेस में करने हैं, ठीक है। जो अपने शॉर्ट आंसर है वो इतने पेजेस में करने हैं, लॉन्ग आंसर है उनको इतने पेजेस में करना है, ठीक है। फिर देखो जो अपन बताएंगे कि अपनी 32 पेजेस की शीट आती है, उसमें आप फर्स्ट पेज में क्या करो, जो आपको फर्स्ट पेज मिलता है उसमें तो आपकी एंट्रीज होती हैं, उसके पीछे का जो पेज होता है उसमें आप अपने 20 के 20 MCQ करो, ठीक है। इसके अलावा आप दूसरे पेज में MCQ मत करना, आप एक ही पेज में अपने MCQ कंप्लीट करने की कोशिश करना, ठीक है। फिर जो आप देखो शॉर्ट आंसर, अपने शॉर्ट आंसर कितने आते हैं, 5-5 नंबर के 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप उन 8 क्वेश्चन को कैसे लिखोगे, आप ऐसे करो कि अपने जो 2 पेजेस हैं, जैसे शॉर्ट आंसर 8 क्वेश्चन, आप 2 पेजेस उनके लिए सेट कर लो कि मुझे एक आंसर है उसको 2 ही पेजेस में करना है, एक इधर से और एक पीछे वाला, ठीक है। आप 2 पेज में अपना चाहे कैसे भी लिखो, आपको उसी में करना है। आप इसके लिए देखो इनको ऐसे मत घसीटो कि आप ग्रंथ की तरह लिख लो, आप अपनी एक हेडिंग लिखो। जैसे कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया कि आपसे वो पूछ लेगा कि आप जॉइंट्स के बारे में बताओ, तो जॉइंट्स के बारे में भी आप कैसे बताओगे, उनकी हेडलाइन, आप जो भी कुछ लिख रहे हो उनको, जैसे आपने एक हेडिंग डाली उसको आप अंडरलाइन करो, उसको ऐसे नहीं कि आपने डाल के छोड़ दिया, उसको अंडरलाइन करो, उसको बॉक्स में बंद कर दो, उसको आप ऐसे स्टार लगा के पॉइंट्स लगा के आप हाईलाइट करो, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने हेडिंग डाली है, ठीक है। ये आप करना, और 2 पेजेस के अंदर ही आपको शॉर्ट आंसर करना है। उसके अलावा आप तीसरे पेज में करोगे तो आपकी लास्ट में क्या होगा, आपकी शीट कम पड़ जाएगी, आप बाकी के क्वेश्चन अपने लिख ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप अपने ऐसे कर सकते हो कि आप इनको 8 क्वेश्चन है उनको अपन 2-2 पेजेस में करेंगे। फिर जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको उनको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको उनको हर एक चीज़ के बारे में बताना पड़ेगा। तो आप इसके लिए अपनी लिमिट सेट कर लो कि जो 4 पेजेस है उनमें मैं मेरा लॉन्ग आंसर करूँगा, मतलब खड़े 2 पेज आगे पीछे से, और आगे पीछे से आपके 4 पेज। इन 4 पेज में आप अपने क्वेश्चन करोगे, क्योंकि लॉन्ग आंसर अपने कितने आते हैं, 4 आंसर आते हैं। तो आप इनको ऐसे करो, क्योंकि आप इससे ज़्यादा लिखोगे तो लास्ट में कोई ना कोई आपका क्वेश्चन या तो छूट जाएगा या आपको मजबूरन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आंसर शीट कम पड़ जाएगी। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो मस्ट है, क्योंकि आप अगर छोड़ के आ जाओगे तो एग्जामिनर कुछ नंबर नहीं देगा। अगर आप किसी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ रिलेटेड लिख के आओगे तो उसमें वो आपको मार्क्स जरूर देगा। इसलिए क्वेश्चन छोड़ने की गलती तो आप बिल्कुल भी मत करना, चाहे आपको आए या ना आए। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप शॉर्ट कंसाइज फॉर्म में लिखो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ो मत, बिल्कुल मत छोड़ना। उसको आप उससे रिलेटेड जो भी आपको याद आ रहा है आसपास का वो लिखो, क्योंकि एग्जामिनर लिखे हुए में जरूर मार्क्स देता है, बिना लिखे हुए में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, नो कलरफुल पेन। आपको कोई भी कलरफुल पेन यूज़ नहीं करना है। बच्चे क्या होते हैं, लाल पीले हरे कलर के पेन ले जाते हैं और उनसे वहाँ पे उसको सजावट करते रहते हैं, बट जो अपने BMS में है उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे आपकी, बल्कि माइनस मार्क्स और हो जाएंगे अगर आपने कलरफुल यूज़ किया तो आपको कलरफुल पेन यूज़ नहीं करने हैं। आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू, जो 2 पेन होते हैं अपने, ब्लैक पेन और ब्लू पेन, यही 2 पेन यूज़ करने हैं, ठीक है। फिर जो हमने आपको बताया था कि आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपके आ गया उसको पॉइंटों में लिखो, एक एक लाइन में, शॉर्ट में। ऐसे नहीं कि आप उसको कंटिन्यूस लिखे जा रहे हो, एक पैराग्राफ फॉर्म में आपको नहीं लिखना है, एक पॉइंट वाइज लिखोगे तो वो आपका शॉर्ट एंड स्वीट लगेगा एग्जामिनर को। मतलब आपको पता है अपनी कॉपी जो होती है वो ऑनलाइन चेक होती है, इसलिए एग्जामिनर का इतना ध्यान ही नहीं जाता कि कहाँ लिखा है। आप उस चीज़ को हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, उसको पॉइंट वाइज लिखो, ताकि एग्जामिनर का उस पॉइंट पे फोकस पड़े कि आप क्या बताना चाह रहे हो, ठीक है। इसको निबंध फॉर्म में मत लिखना, पॉइंट वाइज ही लिखना। आप चाहे कोई भी क्वेश्चन लिखो, चाहे वो आपको हार्ट पूछ ले, चाहे वो आपको चिकित्सा के चतुष्पाद पूछ ले, चाहे वो आपको अधारणीय वेग पूछ ले, कुछ भी पूछे, आपको इसको पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। फिर फ्लो चार्ट, ये देखो, ये आप अगर कोई भी चीज़ आपको बता दी, जैसे आपसे पूछ लिया कि आप कोई भी चीज़ आपने बतानी है तो आप उसको कैसे बताओगे कि ये चीज़ के 2 प्रकार है। एक आप लिख दोगे इसके 2 प्रकार हैं, ये इस प्रकार है, इस प्रकार है। आप इसको ऐसे करके लिखोगे कि भेद, एक का भेद ये है, दूसरे का भेद ये है। ये कितना अट्रैक्टिव लगेगा कि एग्जामिनर का ध्यान उधर जाएगा, ना कि ये जो आप ग्रंथ कर रहे हो वो
ऑनलाइन कॉपी चेक करेगा वो ऐसे ऐसे देखता देखता चला जाएगा। बट अगर आप इसको फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करोगे तो आपका बहुत ऐसा प्रेजेंटेशन बनेगा और एग्जामिनर को लगेगा हाँ भाई बच्चा पढ़ने वाला है। ठीक है, तो आप इसको फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि आपको जो आता है आप उसको मेनली फ्लो चार्ट में बनाने की कोशिश करो। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ यही कि आप हाईलाइट करो और अंडरलाइन करो। कोई भी चीज़ है आपने हेडिंग डाली है तो उसको हाईलाइट करो। जैसे अपन क्वेश्चन लिखते हैं उसके बीच में जैसे कोई मेन पॉइंट आ जाता है कि आचार्य चरक के अनुसार इसको ये चीज़ मानी है और आचार्य सुश्रुत ने इसको ये माना है, वाग्भट ने इसको ये माना है, तो उस चीज़ को आप वहाँ पे पॉइंट को हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन करके उसके स्टार लगा दो कि ताकि एग्जामिनर का वहाँ पे फोकस पड़े कि हाँ ये चीज़ बच्चे ने हाईलाइट करी है, ये चीज़ इसको आती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ डायग्राम। अगर अपन डायग्राम की बात करें जो अपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पेपर होता है उसमें आप जितने ज़्यादा डायग्राम बनाओगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। और ये हमने आप हमारी जो एनाटॉमी की प्लेलिस्ट चल रही है उसमें हमने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। आपको क्या करना होगा, हमारी प्लेलिस्ट चेक करनी होगी। हमने जैसे जैसे आपको पता है हमने हर एक चीज़ एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रखी है कि आपको एग्जाम में कैसे कैसे लिखना है, वो पॉइंट वाइज हमने आपको हर चीज़ पढ़ाई है। आप हमारी बोन्स का अगर देखोगे तो हमने आपको बता रखा है कि बोन्स का एक फॉर्मेट होता है, उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमारी प्लेलिस्ट से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप पदार्थ विज्ञान की बात करो तो उसमें भी हमने आपको बता रखा है कि कैसे कैसे आपको व्युत्पत्ति, निरुक्ति ये सब लिखते हुए उसके भेदों का वर्णन, परिभाषा ऐसे ऐसे लिखना है। ठीक है, आप हमारी प्लेलिस्ट पे पढ़ के देखो, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे आपको डायग्राम्स के मार्क्स मिलते हैं। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ पे आपके 3 से 4 मार्क्स आपको डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन के मिलेंगे। तो आप डायग्राम बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगर बोन आ जाए, जॉइंट आ जाए, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आपको डायग्राम तो बनाना ही बनाना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन अच्छे से नहीं भी आ रहा है तो आप उसको डायग्राम बना के आओ, एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें अपने श्लोक की तो देखो अपन बीएमएस में अपन आयुर्वेद कर रहे हैं तो यहाँ पे आयुर्वेद के अंदर क्या होता है, आपको श्लोक की इंपॉर्टेंस तो पता ही होगा, आपके टीचर्स ने आपको बता दिया होगा। आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो उसमें मिनिमम से मिनिमम एक श्लोक तो आप लिखो और उस श्लोक को आप अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, उसको बॉक्स में बंद कर दो ताकि एग्जामिनर का ध्यान पड़े कि हाँ बच्चे ने श्लोक लिखा है, उसको श्लोक आता है। तो आप श्लोक लिखो क्योंकि श्लोक का बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे, क्योंकि श्लोक जिस बच्चे को आते हैं ना उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। अब ये नहीं बोला जा रहा कि आप सारे श्लोक रटने बैठ जाओ, नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड श्लोक होते हैं जो आपको लिखने होते हैं। और कई कई श्लोक तो ऐसे होते हैं जो आप अष्टांग हृदय, रचना शारीर, क्रिया शारीर हर जगह आप उनको लिख सकते हो। तो आप ऐसे जो इंपॉर्टेंट श्लोक हैं उनको तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना, क्योंकि इससे आपके नंबर भी बढ़ेंगे और श्लोक का श्लोक भी लिखा जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट चीज़ है अपन देखते हैं कि अपनी जो कॉपी होती है वो ऑनलाइन चेक होती है। तो ऑनलाइन में आपको भी पता है अपन कुछ देखते हैं तो कितना घिचपिच सा लगता है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ऑनलाइन कॉपी चेक हो रही है तो आपको हर चीज़ खुली खुली और बहुत क्लियर फॉर्म में लिखनी है ताकि एग्जामिनर को ऐसा स्ट्रेस फील ना हो कि इसने देखो क्या खिचड़ी पका दी, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो एग्जामिनर क्या होता है, स्ट्रेस में आपके नंबर बढ़ाने की बजाय उसको काट देता है, उसको समझ नहीं आता कि क्या लिखा है। तो आप एकदम अच्छे से लिखना, क्योंकि ऑनलाइन कॉपी चेक होने का कुछ नुकसान भी है। एग्जामिनर को अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसके नंबर आपको नहीं देगा, तो आप अच्छे से लिखना। फिर जो नेक्स्ट चीज़ है कि अपना क्वेश्चन नोट लीव, आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आओ। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी है कि क्वेश्चन मत छोड़ना, ये गलती बिल्कुल मत करना। कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आप उसको कुछ ना कुछ लिख के आओ उसके आसपास का, बट छोड़ के मत आना। ठीक है, और एक चीज़ मैं देखो आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ लिखी नहीं है बट मैं आपको बताती हूँ कि आपको जो क्वेश्चन जो आता है ना आप उसकी शुरुआत वहीं से करो। ये नहीं कि पहले आप एमसीक्यू कर रहे हो फिर आप शॉर्ट आंसर कर रहे हो और फिर लॉन्ग क्वेश्चन, उसे सीक्वेंस में मत करो। आपको जैसे कि पहले क्वेश्चन आता है आपको 5 नंबर का, आपको चौथे नंबर का क्वेश्चन आ रहा है बहुत अच्छे से, आपने अगर जो फर्स्ट इंप्रेशन बना दिया ना, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो आप जो फर्स्ट इंप्रेशन बना दोगे वही एग्जामिनर आपकी नेक्स्ट कॉपी उसी हिसाब से चेक करेगा। तो आप क्या करो, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको आ रहा है बहुत अच्छे से लिखो उसको एकदम कि एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाए और वो बाकी की आपका उसका माइंड सेट हो गया ना तो आपकी कॉपी आगे की वो वैसे ही चेक करेगा। ठीक है, और अगर आपने पहले एमसीक्यू किए हैं तो अगर आपके एमसीक्यू 15+ एमसीक्यू सही हो रहे हैं तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ भाई बच्चा पढ़ने वाला है। तो हर क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन से कम मतलब आंसर के नंबर हैं वो नहीं देगा, कम इससे कम तो नहीं देगा, क्योंकि अगर आप श्लोक लिखोगे तो 4-4.5 नंबर वो आपको कहीं भी नहीं काटेगा, आपके इतने मार्क्स देगा। इसलिए आप फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन वाली बात याद रखना, पहले वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं।
और टाइम का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि 3 घंटे ही मिलते हैं। बच्चे लिखते जाते हैं, उनको पता नहीं चलता टाइम क्या हो गया और वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। टाइम का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आप कोशिश करना कि 10 से 15 मिनट के अंदर आपके एमसीक्यू हो जाएं, इससे ज़्यादा टाइम एमसीक्यू को बिल्कुल मत देना। और आपका 1-1.5 घंटा फिक्स कर लेना कि 1 घंटे में मैं मेरे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूरे कर लूँगा और उसके बाद मैं मेरे बाकी के टाइम में लॉन्ग आंसर करूँगा। इसलिए आप टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े आते हैं, आपको उनको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करोगे, हर एक स्टेप के नंबर होते हैं। ये नहीं कि आप कोई चीज़ मिस कर दी, आपको डायग्राम है उसके नंबर हैं, आपने शौक लिखा उसके नंबर हैं, उसके भेद पूछे उसके वर्णन, निरुक्ति प्रयुक्ति सब चीज़ों के यहाँ पे नंबर हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ मिस मत करना। और मैं देखो आपको बताती हूँ कि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि अगर हमारे 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि पित्त का आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, तो हमें उसको 10 नंबर में लिखना कैसे। तो देखो, आप व्युत्पत्ति लिखोगे, निरुक्ति लिखोगे, उसके भेद लिखोगे, उसके पर्याय लिखोगे, उसकी परिभाषा लिखोगे, यहाँ पे हर एक स्टेप के नंबर हैं। इसलिए कोई भी स्टेप आप मिस मत करना। और जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है क्रिया शारीर की, उसमें हमने आपको बता भी रखा है कि कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। और हमने आपको ये जो चीज़ें बताई है, हमने आपको उसी हिसाब से पढ़ा रखा है। हम आपको पता है जो एनसीएसएम का न्यू सिलेबस है और जो उन्होंने बताई है गाइडलाइंस, हम उसी के रिगार्डिंग आपको पढ़ाते हैं। हमारी आप प्लेलिस्ट देखो, हमने आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट को जाके पढ़ सकते हो वहाँ पे, ठीक है। और ये आपकी कुछ चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं, जो लास्ट टाइम पे आपको अपनी ये चीज़ देख के जानी है एग्ज़ाम देने जाने से पहले, कि एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, और आपको कोई भी कलरफुल पेन यूज़ नहीं करना है, और पॉइंट वाइज पॉइंट हाईलाइट करके उस क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। आपको कुछ और भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि मैम हमें ये डाउट है, हम आपके सारे डाउट सही बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से प्रिपेयर करिए, हमारे से जितना हो पा रहा है हम आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, पीवाईक्यूज, अच्छे लेक्चर वीडियोस सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको और भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस योर बेल आइकन। ओके, थैंक यू सो मच।